हाय। तो अब हम चैप्टर 2 से शुरू करते हैं ऑफ इमॉर्टल टॉक्स बुक 1 और इस चैप्टर का नाम है द मरमेड, जलपरी। अब बाबा उस क्लिफ पे गए थे और वो ये सोच के गए थे कि वो अपने पूर्वजों से मिलने जा रहे हैं सुचेता विचेता का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उन्हें एक थर्ड पार्टी ओपिनियन चाहिए था। लेकिन वहाँ उनके एंसेस्टर्स की बजाय उनको लॉर्ड हनुमान से मिलने का मौका मिलता है। और अब जब सारी बात ख़त्म हो जाती है तो वो क्लिफ के नीचे आ जाते हैं, मगर उनको ऐसा लगता है कि क्यों ना वो सारी रात अपने लॉर्ड हनुमान जी के साथ ऊपर जाके बिताएं। तो वो उनको एक थॉट आती है कि मैं वापस ऊपर चला जाता हूँ। और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, पर उनको लगता है कि लॉर्ड हनुमान जी तो इतने, उनके पास तो इतनी शक्तियाँ थी तो कि वो तुरंत वहाँ से गायब होके, और हो सकता है वो महतांग कम्युनिटी में पहुंच चुके हों, क्योंकि अभी लॉर्ड हनुमान के आने का कम्युनिटी में टाइम आ चुका था। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं ऊपर बेकार में ही जाऊं और हनुमान जी तो वहां पहुंच चुके हैं और वहां पे तो ऑलरेडी बहुत सारा सेलिब्रेशन चल रहा हो। अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, कैसा लगूंगा मैं पागलों की तरह वहां पे डांस करता हुआ। नहीं 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 नहीं, क्योंकि सब लोगों ने उन्हें गंभीर स्टेट में देखा हुआ था, तो उनको वो आदत थी कि मतलब ना थोड़ा शांत रहने की। उनको ना ही कभी एक्साइटेड बहुत ज़्यादा रोते हुए, कभी ना ही बहुत ज़्यादा हंसते हुए, ऐसा कुछ भी करते हुए देखा नहीं जाता था। तो उनकी इमेज उन्होंने वैसी बना के रखी थी। वो एल्डेस्ट थे कम्युनिटी के, और महतांग कम्युनिटी में उन्हें लगभग भगवान का स्टेटस दिया हुआ था। तो वो सोचते हैं कि अरे मैं इतना एक्साइटेड होकर डांस करूँगा, थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ। तो वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैं कंट्रोल कर लूँगा, थोड़ा शांति से मैं वहाँ जाता हूँ, थोड़ा अपना एक्साइटमेंट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ कि अब तो हनुमान जी आ ही गए हैं। और वहाँ तो सुचेता विचेता पहले ही निकल चुके हैं गाँव की तरफ, तो उन्होंने सबको बता दिया होगा। तो वहाँ पर तो अभी पार्टी चल रही होगी और सेलिब्रेशंस की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि हनुमान जी आ गए हैं। तो वो उस एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी गांव की तरफ जाते हैं। लेकिन टू बीट दैट एक्साइटमेंट होता ये है कि वहाँ गांव में बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है, सारे लोग सो चुके होते हैं। और वहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो आग जली हुई थी, उसको बार बार उसमें डंडियाँ डाल रही थी, और वो पहचान लेते कि हाँ ये तो मेरी वाइफ है। तो वो उनका वेट कर रही थी। तो वो हैरानी में कहते हैं क्या सुचेता विचेता यहाँ नहीं आए, क्योंकि वो एज्यूम कर रहे थे कि सुचेता विचेता इन लोगों को बता देंगे कि हनुमान जी आ चुके हैं और सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू करो। लेकिन वो बोली कि हाँ वो दोनों आई थी, काफ़ी रो रही थी, और कुछ बिना बोले ही वो लोग अंदर चली गई। उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ कि वो रो रही थी। तो माता जी कहती हैं कि ज़रूर तुम लोगों की जो वो प्रॉब्लम थी वो एंसेस्टर्स से बात करके या पूर्वजों से बात करके वो सॉल्व नहीं हुई होगी, इस वजह से वो रो रही थी। तो जो बाबा जी थे वो कहते हैं कि अरे लेकिन वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और क्या कहते हैं जो लॉर्ड हनुमान हैं वो आए हुए हैं। लॉर्ड हनुमान आ चुके हैं। हमें उस क्लिफ पे, उस पहाड़ी पे लॉर्ड हनुमान जी मिले थे, पूर्वजों की जो पहाड़ी थी उस पे। और सरप्राइजिंगली वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हैं, मतलब उनको वो कुछ सुनाई नहीं देता है उस पार्ट का कि जो हनुमान जी वाली बात हो रही होती है। वो बार बार उसको काफ़ी फोर्सफुली और बिल्कुल चेहरा उनके चेहरे से मिला के, आंखों से आंखें मिला के कि लॉर्ड हनुमान आ गए हैं, मतलब ऐसे करके भी कोई बोलेगा तो उसकी लिपसिंग से ही आदमी समझ जाएगा, भले ही आवाज़ नहीं आए। लेकिन उनको जो माता जी को दिख रहा था वो ये था कि उनको स्ट्रेन करने वाला जो चेहरा कि लॉर्ड हनुमान जी आ गए हैं, तो मतलब वो सिर्फ वो स्ट्रेनिंग वाला चेहरा दिख रहा था। लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का। उनको लगा कि प्रॉब्लम भले ही लगता है सॉल्व नहीं हुई है, इस वजह से ये इतने स्ट्रेस में है। और उनके ना बाबा की आंखों से आंसू से आने लगे। तो उनको वो समझ गई कि ये परेशान होंगे। कॉन्फ्लिक्ट, वैसे तो कभी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट होती नहीं थी, पूरी महतांग कम्युनिटी ही एक मोमेंट में, उसी मोमेंट में जीने की वो लोग अभ्यास रखते थे, और उसी को सबसे ज़्यादा वो वैल्यू करते थे। ना ही बहुत ज़्यादा वो फ्यूचर के रीज़न से एक्साइटेड होते थे या फिर पास्ट की बातों से अपने आप को बॉदर करते थे। लेकिन जो करंट इशू चल रहा था तो वो काफ़ी कंसर्निंग बाबा जी के लिए हो गया था। तो उनके आंसू जब निकले तो माता जी को ये लगा कि ज़रूर ये अभी इतनी इमोशनल स्टेट में है और इतने दुखी हैं बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पूर्वज उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो समय के साथ कोई ना कोई सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकल ही आएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, और आप इस प्रॉब्लम को के लिए अभी चिंता मत करो, अभी इस पे हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो फिर बाबा जी कहते हैं कि वो रियलाइज़ कर जाते हैं, वो काफ़ी बातें करते हैं, उसे कहने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते कहते उन्हें समझ में आ जाता है कि वो जो भी बातें कह रहे हैं वो तो माता जी सुन रही हैं, लेकिन जो भी बात हनुमान जी के बारे में वो कर रहे हैं या उनके बारे में कोई भी उस मीटिंग
जो एंसेस्टर क्लिफ पे हुई थी उसके बारे में कर रहे हैं, उसको वो नहीं सुन पा रही हैं। और यही शायद रहा होगा कि सुचेता विचेता रोके चले गए, और शायद उन्होंने हनुमान जी के बारे में ही बताया होगा इमोशनल होके कि उनको वो वहाँ मिले और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन वो माता जी ने उससे रिलेटेड, उस एनकाउंटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं सुना। तो जब वो रो रहे होते हैं तो वो माता जी आती हैं, उनके कंधे पे सर रखती हैं, अपना हाथ रखती हैं उनके कंधे पे, उनको थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करती हैं। गर्म पानी का पॉट वो उस फायर पे रखती हैं साथ में, और वो कहते हैं तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। मेहतांग कम्युनिटी के साथ ये था कि क्योंकि वो मोमेंट में जीने वाले लोग थे, और उनको ये भी था कि वो उसमें माता जी भी ऐसी थी कि अब ये कारण हो सकता था कि जब माता जी ने उनके लिए पानी गर्म कर दिया, उन्होंने अपने हाथ पैर धो लिए, वो थोड़ा सा काम डाउन हो गए, वो थोड़ा रिलैक्स हो गए, उनको थोड़ा ठंडक मिली दिमाग में। लेकिन वो ये समझने लगी कि कहीं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हनुमान जी का इनकाउंटर है वो माता जी तक नहीं पहुंच रहा है। तो माता जी फिर वो कहने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ मान लो कि मैं तुमको कोई बात बताना चाह रहा हूँ, तुम तक नहीं पहुँच रही है, बट वो इंटरेस्टेड नहीं थी बिल्कुल। वो अपना फा करके ऐसे यॉर्निंग करती हैं, और फिर उसके बाद उनको ये होता है कि हाँ भाई अभी तो सोने का टाइम हो गया है, बहुत देर हो गई है। और काफ़ी इमोशनली ड्रेनिंग और फिज़िकली चैलेंजिंग दिन था ये उन लोगों के लिए भी। तो माता जी ऐसे कर रही होती हैं, फिर वो कहती हैं कि चलो तुम भी अब सो जाओ, और तुम्हें ड्रीम वर्ल्ड में, मतलब अपनी नींद में ड्रीम वर्ल्ड के लिए गुड नाइट, उसको गुड नाइट विशेस देती हैं। लेकिन वो जब जा रही होती हैं तो बाबा अपने ख्यालों में हनुमान जी वाले इतना खोए होते हैं कि वो उस चीज़ को नहीं सुनते हैं। तो इस बुक में उन्होंने ये बोला है कि हम जो होते हैं, हम माया में इतने फंसे होते हैं, अच्छा बुरा, स्पिरिचुअलिटी, और या मतलब उस तरीके की कई सारी चीज़ें उन्होंने वर्ड्स में मेंशन करी है, जैसे कि सही गलत, पसंद नापसंद, प्योर इम्प्योर, स्पिरिचुअल मटीरियलिस्टिक, बिलीव डिसबिलीव, रैशनल इनरैशनल। ये सारी चीज़ों में हम दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारा माइंड रहता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास में घट रही होती हैं उसके लिए हम कॉन्शियस ही नहीं होते, हमें वो पता ही नहीं चलते हैं। तो वही चीज़ घटना बाबा के साथ हुई कि जब उन्होंने गुड बाय बिट किया कि भाई ड्रीम वर्ल्ड में जर्नी तुम्हारी अच्छी हो नींद में, तो वो उन्होंने नहीं सुना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था कि ये चीज़ माता पे लागू हो, क्योंकि मेहतांग कम्युनिटी में माता तो वाइजेस्ट और ओल्डेस्ट लेडी थी, लेकिन उसके अलावा भी जो सारे मेहतांग्स थे वो पूरी तरह से अपनी उनकी आत्मा हनुमान जी के प्रति समर्पित थी। वो दूसरा कुछ भी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, वो पूरी तरह से सरेंडर्ड थी उनकी सोल्स हनुमान जी के लिए। तो ये अगर ब्लॉक हो रहा है, ये वाला पार्ट जो हनुमान जी का इनकाउंटर अगर ब्लॉक हो रहा है कि वो किसी को नहीं बता पा रहे हैं, सुचेता विचेता और बाबा, तो उसका सिर्फ एक ही कारण था कि वो लॉर्ड हनुमान जी नहीं चाहते होंगे, इसीलिए वो पार्ट आगे नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से वो इस चीज़ को समझते हैं, और फिर बैठे बैठे ना उनको डाउट्स मन में पैदा होने लगते हैं, क्या मैं पहाड़ी पे हनुमान जी से मिला भी था या नहीं, ये हुआ भी था या नहीं। फिलहाल ऐसे सोचते सोचते वो सो जाते हैं, और कोई ख़ास सिग्निफिकेंट ड्रीम वर्ल्ड में भी उन्हें कुछ खास सिग्निफिकेंट सपना वो नहीं देखते हैं। और वो क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, उनके कोई नए डिज़ायर्स और वैसी कोई चीज़ें नहीं थी, वो मुक्ति का ही इंतज़ार कर रहे थे, और वो अपनी सारी जिम्मेदारियां नेक्स्ट सक्सेसर जो था उसको देने के लिए रेडी हो चुके थे कि भाई हाँ, एक लड़का था, यंग लड़का उर्वा। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो मेहतांग कम्युनिटी थी वो उनके लिए एज, फिज़िकल एज मैटर नहीं करती है। तो एक यंग व्यक्ति भी उतना मैच्योर हो सकता है कि वो एक पूरी ट्राइब की बागडोर आगे संभाल सके। तो ऐसे ही यंग एज में ही जो सक्सेसर होता था मेहतांग कम्युनिटी का, जो फ्यूचर में हेड बनेगा, वो चूज़ कर लिया जाता था, और उसकी अपब्रिंगिंग वैसे ही होती थी। और वो एक्चुअली में कुछ ऐसे साइंस शो करता था वो यंगस्टर कि उसमें ये डिसाइड हो जाता था कि भाई ये वही व्यक्ति है जो आगे हेड बनेगा। तो वो अब इस कम्युनिटी में जो आगे का सक्सेसर होने के लिए डिसाइडेड था, वो उसका नाम था उर्वा। तो जबकि बाबा एक पीसफुल स्लीप में जा चुके थे, लेकिन वहाँ उर्वा को कुछ नाइटमेयर्स आ रहे थे। तो वो अपने नाइटमेयर में समुद्र में एक चट्टान थी, उसके ऊपर बैठा हुआ है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बस समुद्र ही समुद्र है चारों तरफ, और कोई भी बोट, कोई भी चीज़ नहीं है, और एक छोटा सा रॉक है जिस पे वो बैठा हुआ है। और अब उसकी स्टेट ये है कि वो ये होप खो चुका है कि वो किसी भी तरीके से समुद्र के पार उस लैंड पे जा सकेगा जहाँ उसका घर है।
और काफ़ी बुरी हदप्रभ हालत में, जहाँ उसका मेंटल उसको नमनेस हो चुकी है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वैसे ही उसको एक आवाज़ सी सुनाई देती है। वो एक लड़की की आवाज़ थी और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। और उस समय वो एकदम भयंकर सुंदर, बहुत ही सुंदर हरी आंखों वाली लड़की थी जो कि ऐसे करके देख रही थी। और वो एकदम से शॉकिंग घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने ना कि झाड़ी के पीछे शेर देख लिया और वो जहाँ बैठा था उससे ऊपर बिल्कुल रॉक की टिप पे चला जाता है, अपने आप को ऊपर ले लेता है डर के मारे कि ये पता नहीं कौन है। फिर वो उसको मालूम था कि मेरा कोई होप, घर जाने का कोई भी होप नहीं है और दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं है, मरना ही एक अकेली चीज़ यहाँ पे रहती है मेरे लिए। और वो इतना देर तक वहाँ पे ऊपर चुप बैठा रहा कि लगभग वो चांस, जो एक अपॉर्चुनिटी उसको आई थी, वो भी लगभग जाती हुई सी लगी। तो उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आता है उसी स्पॉट पे जहाँ वो पहले बैठा हुआ था और वो झाँक के देखता है और वो कहता है कौन है, कौन 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 है, कौन हो तुम? तो वो लड़की कहती है कि मैं एक बदकिस्मत आत्मा हूँ जो कि इस समुद्र की गहराइयों में फंस चुकी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मैं जानती हूँ वो जगह जहाँ पे वो बोट्स जाती हैं, मैं वहाँ तक तुम्हें ले जा सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो उसका कहने का मतलब ये था कि तुम, और वो जब उसकी फिर वो हिम्मत करता है अपनी, थोड़ा सा आगे झाँक के उसको देखता है तो वो इतनी सुंदर होती है और उसकी बड़ी बड़ी हरे रंग की आँखें होती हैं। तो वो उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रताड़ित बेचारी लड़की है, प्रताड़ित सोल है ये, और इसकी मदद करनी चाहिए। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उसको बढ़ा दिया। उसने कहा कि ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसका हाथ, अपना हाथ बढ़ाया और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें पुल करता हूँ। बहुत जेंटली उसने ऊपर एक पुश दिया, कि एक पुल किया कि चलो अभी ये ऊपर आएगी, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिली। और फिर होता ये है कि वो ऊपर आने की बजाय ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ उसको ना सिंक होता जाता है ना, जैसे ओशन में आदमी, वैसे कोई चीज़, कोई प्रेडेटर या कोई वजन रख के उस पर ना कोई उसको नीचे स्लोली पुल करता जा रहा है। तो उसको लगता है कि उसको उससे बचाना है, तो वो ज़रूर ज़ोर से उसको पकड़ता है और पूरी ताकत से उसको खींचने लगता है। और फिर धीरे धीरे करते करते ऐसा होता है कि जैसे चिमगादड़ की तरह पूरी बॉडी उसकी स्ट्रेट हो जाती है और सिर्फ उसके पैर पंजों की तरह उस रॉक को टच कर रहे होते हैं। अब ये स्टेट होती है कि इट इज़ टू लेट कि वो अपने आप को रिकॉयल वापस करके उस चट्टान पे जा सके। मतलब अब उसके पास कोई और तरीका नहीं था सिवाय इसके कि एक प्रेडेटर की तरह वो समुद्र उसको निकल जाए। और अल्टीमेटली होता ये है कि फिर वो उसके साथ अंदर पानी में चला जाता है और वो बहुत देर तक तो अपनी सांस रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वो गिव अप कर देता है। सारा पानी उसके फेफड़ों में और पूरे उसके उसमें चला जाता है। जब ऐसा होता है कि सारा पानी उसके अंदर चला जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि समुद्र का कोई मॉन्स्टर है जो उसके शरीर को अंदर से फाड़ रहा है। फिर अचानक से होता क्या है कि सारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और उसके नाक से और मुंह से बबल्स आने लगते हैं और वो अचानक से फील करता है कि वो ब्रीथ कर रहा है। और जो समुद्र में उसको धुंधलापन दिख रहा होता है, वो एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो एक थिन एयर में उड़ रहा है। तो वो जब समुद्र में, फिर वो देखता है उस फिगर को जो उसके साथ तैर रही होती है, और वो होती है वो लड़की। वो अपना एक हाथ उसके ऊपर ऐसे रख के उसको गाइड कर रही होती है कि तुमको किस डायरेक्शन में जाना है। फिर जब वो उस जगह में तैरते हुए जा रहे थे, कंफर्टेबल थे, तो वो जो लड़की थी वो बिल्कुल ब्लैंक लुक के साथ उसको उर्वा को देखती है और उर्वा भी उसको एक स्टेयरिंग लुक में देखता है। और वो सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, और सारी कहानी इससे पहले कि वो अपने मन में कुछ समझ सके वो पीछे देखता है तो उसकी ना पूरी वो लड़की नहीं होती है, वो मरमेड होती है, जल परी होती है जिसकी पूरी टेल होती है। और फिर उसका ध्यान जाता है कि उसकी खुद की भी अपनी पूरी टेल है और वो एक मरमैन बन गया है। तो वो एकदम उसके लिए शॉकिंग होता है और वो लगभग अपने दिमाग में वो सारी कहानी को गढ़ लेता है कि ये क्या क्या कारण रहा होगा, और वो इसके सुंदरता के चक्कर में और इसको हेल्प करने के चक्कर में इसके झांसे में आ गया और अब खुद एक मरमैन बन गया। तो वो एकदम बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसे करके वो बोलता है।
तो वो जो मरमेड होती है, मतलब वो बिल्कुल ही ब्लैंक लुक रहता है उसका, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे करके वो कहता है तो वो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देती है। भले ही एक आध मसल का ट्विचिंग उसके चेहरे पे होती है, उसके अलावा इन ऑल उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता है। और वो उसको फोर्स करके वो थोड़ा इधर उधर डायरेक्ट होने की कोशिश करता है, तो वो उसको ले जाती है और एक बड़े पैलेस में, क्वींस के पैलेस में ले जाती है और वहाँ उसको ले जाके वो खड़ा करती है और उसको क्वीन को बो डाउन करके कहती है कि प्लीज़ मेरा जो कंट्रीब्यूशन इस कम्युनिटी के लिए है उसको आप स्वीकार करो और मैं इसका हिस्सा होने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से पीछे उस पैलेस के गेट से जब बाहर जाने लगती है तो वो पीछे मुड़ के उससे कहता है कि तुम झूठी हो, तुम चीटर हो, तुमने मुझको धोखा दिया है, ऐसे करके वो उसको कहता है। और फिलहाल वो उसको पीछे फॉलो करता है और उसको एक पूरा एक पैलेस मिलता है इस लड़के को, और उसकी पूरा एक रीजन होता है, समुद्र का एक एरिया जो उसको दे दिया जाता है। तो वो अपने दिमाग में सारा गड़े बैठा लेता है कि भाई ये खुद मरमेड है, इसने मुझको वहाँ पे झांसा दिया, मैं मजबूरी में था और इसकी बात सुन के, इसकी सुंदरता को देख के मैं इसके चक्कर में फंस गया और इसने मुझे अंदर पुल करके मुझे मरमेड बना लिया और अब मुझको ऑफरिंग की तरह वहाँ पे दे दिया। और ये ख्याल, और फिर उसके बाद वो क्या देखता है कि भाई पूरा माहौल जो है वहाँ पे उसको ऐसा फील नहीं होता है कि पानी के अंदर है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम हवा में बैठे होते हैं, वैसे ही फीलिंग उसको आती है कि जैसे हमें हवा नहीं दिखती है तो वैसे ही उसको, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, वो कंफर्टेबली ब्रीथ कर रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव चीज़ें थी उसके बेडरूम में, सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स, डेकोरेटिव पीसेस, आलीशान पैलेस, और वो जो उसकी जो नीड थी, जो उसकी इच्छा थी कि उसके समुद्र के उस पार उसका गांव है, उसकी एक कुटिया है, वहाँ पे उसके घर वाले हैं, तो वो जो उसका था वो सारा एक तरीके से ना वो डिज़ायर भी डिम्ड आउट हो गया। उसके लिए भी अर्ज होनी बहुत कम हो गई, उसको वो उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में जिसे कहते हैं कि बिज़ी हो गया। लेकिन सब मिला के इतना सब कुछ होते हुए भी ना उन ब्यूटीज़ और उन अमेनिटीज़ को इन्जॉय नहीं कर पा रहा था, और वो सोच रहा था कि क्यों ऐसा है कि मैं इस चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उसको ये रियलाइज़ होता है क्योंकि ये मुझे एक ट्रिक के थ्रू मिला है और ये मुझे मेरी मेहनत से नहीं मिला है, क्योंकि ये मुझे बिना मेहनत से मिला हुआ है, इस चीज़ को मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो चीज़ आपको मेहनत करके मिल रही है आप उसको ज़्यादा इन्जॉय करते हो, वो आपको एक ट्रिक के थ्रू आप वहाँ पहुँचे हो तो आप उसको फिर वो अगेन मरमेड उसके दिमाग में आ जाती है और वो उसको कर्ज करने लगता है। वो सोचने लगता है कि इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती थी, मैं इसके चक्कर में कैसे फंस गया और कैसे मैं यहाँ हूँ। फिर वो सोचता है कि लेकिन एक बार को चलो फिर भी मैं ज़िंदा तो हूँ, कम से कम मरा तो नहीं, जो कि मेरे को वहाँ पे समुद्र का पानी आसपास था और कुछ भी नहीं था, तो मेरा मरना तो लगभग ही तय ही था। तो उसी टाइम उसको एक बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो मरमेड वहाँ आती है। वहाँ पे एक क्रिस्टल पड़ा होता है, वो ऐसे क्रिस्टल को हाथ में लेती है और ऐसे उससे वो बोलती है कि मैं कोई चीटर और लायर नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, ठीक है, ये तुम थे जो तुम मुझको ऊपर खींचना था, मैंने तुम्हें एक भी बार झूठ नहीं बोली थी, मैंने तुम्हें कुछ भी झूठ नहीं कहा था। अगर तुम मुझे ऊपर खींच लेते तो मैं भी ह्यूमन बन जाती, और मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही थी, मैं जानती थी कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे शिप्स जाते हैं और मैं वहाँ तुम्हें ले जाती और हम दोनों वहाँ से फ्री हो जाते। मैं खुद इस ओशन में फंसी हुई हूँ। तो वो कहते क्या तुम क्या कह रही हो, सच में क्या हम वहाँ वापस जाके ह्यूमन बन सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है? तो वो बोले कि हाँ, ये एक तरीके के टग ऑफ वॉर की तरह होता है कि या तो अगर जो ऊपर इंसान है वो ऊपर से अगर खींच लेता है नीचे के उसको जल परी को या फिर मेल उसको, तो वो अगर खींच लेते हैं ऊपर तो वो ह्यूमन बन जाता है जो अंदर पानी में है, और अगर वो ऊपर वाला नीचे चला जाता है तो वो मरमेड बन जाता है, जल परी बन जाता है। तो ये एक टग ऑफ वॉर जैसा होता है कि खींचने का वो होता है जिसमें आपको उसको पुल करना होता है। तो वो अपने मन में सोचने लगा कि कैसे, और वो इतनी अपसेट और सैड लग रही थी कि मतलब जैसे कि उसके साथ क्या हो गया हो। तो वो क्रिस्टल और दरवाजे की तरफ जाने लगती है और वो भी उस क्रिस्टल को भी सस्पिशियसली देखने लगता है। अब उसको ऐसा लगने लगता है कि अरे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं वापस जाके इंसान बन सकता हूँ और मैं किसी और की भी मदद कर सकता हूँ जैसे कि इसकी। और वो दरवाजे की तरफ होती है और वो क्रिस्टल इस तरफ ऐसे करके फेंक देती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला था, और कि लेकिन ये सिर्फ एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में। तो बोला कि ठीक है, हम अभी जाके ये ट्राई कर सकते हैं। तो बोली कि अभी तो तुम इस दुनिया के हिसाब से जस्ट पैदा ही हुए हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें
सीखनी पड़ेंगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी में एक ही अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जब आपको वापस ह्यूमन बनने का मौका मिलता है। तो आप उसमें वो तुम जब तुम्हारी वो एज आएगी तो तुमको वो मौका दिया जाएगा, और मेरा वो मौका अब चला गया। इस तरीके से वो उर्वा को बताती है और फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से वो ये बोलती है कि थैंक्स टू यू, मेरा वो जो लास्ट चांस था ऊपर ह्यूमन बनने का वो तुम्हारी वजह से चला गया। तो जाते जाते वो ये भी बताती है कि वो ये कहता है कि क्या तुम इससे पहले क्या तुम भी इंसान थी? तो बोले कि तुमने क्या ये जो सुंदर महल और ये सब है इसके बाहर कुछ देखने की कोशिश भी करी है कि नहीं? यहाँ पे जितने भी मरमेड्स हैं, जितने भी मरमैन हैं, वो सब के सब पहले इंसान ही थे। हम कोई रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमारा एक ही डिसेंडेंट होता है और वो होता है जो कि ह्यूमन हम ऊपर से लेकर आते हैं। या तो हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि हम खुद ह्यूमन बन जाएं, या फिर हमारे साथ एक डिसेंडेंट हमारा नीचे आए जिसको हम पूरे टाइम गाइड करते हैं, और उसको जब वो उस एज पे आता है तब तक उसको गाइडेंस में रखते हैं, एक तरीके से उसके गुरु की तरह होते हैं। और यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन हो, फिर वो ये रियलाइज़ करता है कि उसको वो अब और इतनी सुंदर होने के बावजूद भी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी उसके लिए कोई अट्रैक्शन, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है। या फिर वो ह्यूमन बन के फ्रीडम में चले जाते, या फिर उनको एक डिसेंडेंट मिल जाता। तो इसलिए ये एक वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है जिसको वो लड़की मिस कर चुकी थी, लेकिन उर्वा के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी खुली हुई थी। अब इतना समय बीत चुका था कि उर्वा के साथ ये होने लगा था कि उसकी एक बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई थी बाकी जो उस समुद्र में जो जलपरी और जो मेल काउंटर पार्ट्स होते थे मरमैन और मरमेड्स के साथ। तो एक बहुत अच्छी उस रीजन में, उसकी किंगडम में उसकी बॉन्डिंग थी सबके साथ, और वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था, और इनफैक्ट उसकी लग्जरीज़ को भी इंजॉय करने लगा था। और वो एक ही कमी थी उसके जीवन में कि उसका कोई डिसेंडेंट नहीं था। तो उसका समय भी अभी करीब ही आ गया था लगभग, कि जब उसको अपना डिसेंडेंट वो लेने के लिए जाना होगा। और वहाँ होता क्या था कि जो मौत का तरीका था वो बहुत ही बुरा था। वहाँ पे क्या होता था कि जो उनकी पूरी किंगडम हुआ करती थी, जो पूरा रीजन था इन लोगों का, उसको वेल्स, बड़ी बड़ी वेल्स प्रोटेक्ट करती थी, और वेल्स और शार्क्स प्रोटेक्ट करती थी। और फिर क्या होती थी, एक सेरेमनी होती थी हर फोर्टनाइट पे, हर 14-15 दिन पे एक सेरेमनी होती थी। और उनको जो बुज़ुर्ग हो चुके होते थे मरमेड्स और मरमैन, उनको वो अपनी बॉडी वो तैरते हुए शार्क के मुंह में चले जाते थे, क्योंकि वो शार्क जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी उस पूरे रीजन को। तो ये सेरेमोनियल, उसमें वो एक तरीके के सेरेमोनियल राइट्स थे। तो ये काफ़ी उसके लिए फ्राइटनिंग था उर्वा के लिए, कि मतलब बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी थी, और एक उसको डिसेंडेंट एक उसका हो, उसका कोई शिष्य हो, उसको इच्छा भी थी कि भाई उसका एक बच्चा या ऐसा कोई उसका हो जो वो खुद लेकर आए। लेकिन जो ये शार्क वाला जो फेस था वो काफ़ी फ्राइटनिंग होता था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता था कि एज ए ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग में वो वापस कन्वर्ट हो जाए और उसको उसकी फ्रीडम मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, तो वो छोटी फिशेस जो स्लेव्स की तरह इस मरमेड वर्ल्ड को सर्व करती थी, वो फिशेस जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं कि एक सेलर गर्ल है, एक जो नौका पे सवार है, और वो लड़की है और वो काफ़ी हेल्पलेस और डिस्टर्ब्ड है, और तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम उसको अपना डिसेंडेंट बना लो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उर्वा के लिए दोनों थी, कि उसकी फ्रीडम एज ए ह्यूमन बीइंग, और उसका क्या कहते हैं, इस तरीके से कि अगर होगा तो ज़्यादा इजी टास्क ये था कि उस लड़की को वो अपना डिसेंडेंट बना ले। तो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस बोट के पास जाता है, तो वो क्या देखता है कि एक लड़की है जो कि उसका बहुत ही सैड फेस है, और वो ऐसे करके रेलिंग से टिकी हुई है और नीचे पानी की तरफ देख रही है। देख तो वो पानी की तरफ रही है, लेकिन अपने माइंड में वो कहीं और ही है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसको बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखेगा। तो वहाँ आसपास कई बार वो चक्कर काटता है, मतलब तैरता है, ऐसे कि वो क्लियरली शो करना चाहता है कि भाई मेरी बॉडी जो है वो एक मरमैन की बॉडी है और मेरी एक टेल है, और मैं, ताकि उसको ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये एक ह्यूमन है, ठीक है। और वो कई बार वहाँ तैरता है, और उसके बाद फिर वो एक अपॉर्चुनिटी देख के उसे बात करता है। फिर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के उससे वो कहता है कि तुम्हारे बोट पे जो तुम्हारे दोस्त हैं कुछ ज़्यादा ही लाउड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो वो जो है वो हंसते हुए इस बात को कहता है, लेकिन लड़की का जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा दुख और सैड लुक था उसका। तो
फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, चलिए चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये रियलाइज़ करने लगता है कि अगर उसका जो वो मरमेड्स जो और मरमेन्स होते थे वो सुंदर तो बहुत होते थे, तो उसको ये मालूम था कि कहीं वो इसके चेहरे से अट्रैक्ट होके और इससे अगर अटैचमेंट फील करेगी तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एज ए डिसेंडेंट उसके साथ नीचे चली जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता था। वो ये चाहता था कि वो इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह लेना चाहता था कि वो एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाए। तो वो फिर उसका एक ऑल्टरनेट असाइनमेंट था, मतलब कि वो एज ए डिसेंडेंट उसको ले जाए। तो वो दूसरी तरह से सवाल पूछता है कि क्या तुम होम सिक फील कर रही हो, क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? क्योंकि अगर वो उसे घर की याद की डायरेक्शन में लेके जाता तो इट वुड हैव बीन बेटर कि वो मतलब दूसरी दुनिया से उसका जुड़ाव बना रहता। लेकिन जो उसका इतना सॉरोफुल लुक आया और जो उसका ड्राई माउथ था, उसने एक गल्प लिया अंदर उस लड़की ने, तो ये लड़का समझ गया कि ये लुक को मैं पहचानता हूँ, ये लुक उस व्यक्ति का है जो बिल्कुल अकेलेपन में रहा हो, जिसको बहुत अकेलापन रहा हो। तो उसकी प्रॉब्लम लोनलीनेस थी। तो इसके साथ तो पूरे चांसेस लग रहे थे कि वो इससे अट्रैक्ट होके उसके साथ नीचे पानी में चली जाती। तो फिर उसने रियलाइज़ किया कि ये उसकी अकेलेपन की फीलिंग है। तो उसने कहा कि मुझे ऐसी फीलिंग का अंदाज़ा है, मैं खुद इंसान था और यहाँ पे क्या कहते हैं अपने घर में रहता था, मगर मैं यहाँ अभी इस ओशन में फंसा हुआ हूँ और मैं खुद अकेला पड़ गया, मुझे मालूम है इसका मतलब क्या होता है। तो वो लड़की उसके चेहरे को, वो ऐसे तैर वैर रहा होता है ना, तो उसके चेहरे पे फोकस करके कि आगे लीन होके उसे देख रही होती है और कहती है कि तुम कहाँ रहते थे तुम? तो बोला कि मैं ये अक्रॉस दी ओशन, इस समुद्र के पार ही मेरा उस लैंड में मेरी कुटिया है, मेरा गांव है, मैं वहाँ रहता था। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ और मतलब वो जगह भी मैं भूल चुका हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया। तो वो लड़की को ऐसा लगता है कि वो शायद इसकी कोई मदद कर सकती है। वो कहती है कि मेरे जो सेलर फ्रेंड्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारा गांव ढूंढने में, तुम आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसने लगा ठीक है ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैंने अपनी बॉडी वगैरह सारी डिस्क्लोज करी हुई है कि मैं एक मरमैन हूँ और इसको सब मालूम है, इसके बाद भी शी इज़ रेडी टू हेल्प मी, तो वो मुझे तो हेल्प करने के लिए तैयार है। तो फिर वो क्या करता है कि क्योंकि रेलिंग तो ऊंची होती है बोट पे, तो वो तैरता है, एक अटेम्प्ट करता है, दूसरे अटेम्प्ट में वो जब कूदता है पानी से एक डाइव लेके फिर जाके कूदता है, तो वो रेलिंग का जो एक हैंडल होता है उसको पकड़ पाता है ताकि वो अपना एक हाथ उसको दे। लेकिन वो सडनली रियलाइज़ करता है कि जो नीचे उसका टेल वाला पार्ट है वो एकदम ऐसे ऐसे करके शेक करने लगता है और मतलब ऐसे बिहेव हो रहा होता है जैसे कि जो मछली अगर कांटे में फंसी हो ना, तो वो उसको छुड़ाने के लिए जब फड़कती है वो वाले उसका वो था। तो वो उस डिवाइड को फील करता है, ऐसा लगता है एक सोल क्रशिंग वाली फीलिंग होती है कि उसका जो ह्यूमन माइंड है जो कि उस लैंड की तरफ जाना चाह रहा है और जो उसकी फिश वाली हाफ बॉडी है जो कि ओशन को ही अपना सब कुछ मान रही है। मतलब ये इतनी बेसिक इंस्टिंक्ट है और एक ऐसी डिवाइड है जिसको ब्रेक करना ही उसके लिए इम्पॉसिबल है। तब वो रियलाइज़ करता है कि कितना फोर्सफुल और डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी दो डिफरेंट दुनिया के लिए बिहेव कर रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में वो भी। और फिर ये स्टेट हो जाती है कि उसकी जो अपर बॉडी थी वो उसकी लोअर बॉडी की पावर को नहीं झेल पाई, वो बहुत ही पावरफुल तरह से उसकी लोअर बॉडी बिहेव कर रही थी और जो उसका एक स्टूपिडिफाइड एक्शन था उसको जब वो लड़की देखती है तो वो अपने होश में आती है और वो पूरी ताकत से उस हाथ को पकड़ लेती है और वो पूरी कोशिश करती है उसको करने की, वो पूरी अपनी ताकत लगा देती है। लेकिन वो इतना पावरफुल फोर्स होता है जो उसके लोअर टेल का था, जो कि उसके अंडरवर्ड जो प्लेजर्स और जो उसकी कम्युनिटी के साथ उसके अच्छे टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग थी और एक वो सेटिस्फैक्शन कि वो लड़की उसकी डिसेंडेंट बनेगी, वो इतना ओवर पावर्ड था कि जो उसकी ह्यूमन फॉर्म थी वो उसको बीट ही नहीं कर सकी। और होता क्या है कि वो लड़की इतनी कमज़ोर फिगर थी कि वो पूरी खिंच जाती है और समाओ एक हाथ से वो दोनों बॉडीज़ को पकड़ी होती है, लेकिन फिर भी मतलब एक पॉइंट आता है, उसकी लिमिट आ जाती है और वो पानी में गिर जाते हैं। लेकिन वो लड़की इतनी दुखी थी कि वो टोटली उर्वा जहाँ जाता है वो अपने आप को फुल सबमिशन में उसको दे देती है और वो जो सेरेमनी होती है कि उसको मरमेड में कन्वर्ट करने की, वो उसको ऑन द वे कर देता है और इस तरीके से उसको एक डिसेंडेंट मिल जाता है और उसकी लाइफ अच्छी कटती है। वहाँ पे उसकी बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी होती है, वो सुख को भोगता है कि भाई उसके डिसेंडेंट की उसको केयर करने को मिला और उसको सिखाने को मिला।
बट एट दी एंड क्या होता है कि अब वो सेरेमोनियल डे आता है जब उसकी एज हो चुकी होती है और उसको शार्क को फीड करना था। अब इस स्टेज में उसकी अपर बॉडी बुरी तरह से जर्क कर रही होती है और जो उसकी टेल होती है वो बिल्कुल ही इस चीज़ से इसका आइडिया नहीं होता है उस टेल को कि वो मरने जा रहे हैं, और वो चिल्लाना चाहता है, वो कुछ कहना चाहता है, वो वहाँ से 1 इंच भी मूव नहीं कर पाता है। वो सेरेमनी कुछ ऐसी थी कि उसमें डायरेक्टली आप उसके शार्क के मुंह में चले जाते थे और अपर बॉडी में अचानक से उसको एक झटका सा लगता है और वैसे ही उसकी आँख खुलती है और उसको समझ में आ जाता है कि वो कोई मरमैन नहीं है और वो वो उर्वा है, वो इंसान ही है और वो अपनी झोपड़पट्टी जो उसकी है उसकी सिक्योरिटी में आराम से लेटा हुआ है। उसको पूरे पसीने आए हुए होते हैं और वो उठता है और वो पानी पीता है और उसके बाद नींद आना तो मुश्किल था अब, लेकिन फिर वो वापस लेट जाता है अपने पैर मोड़ के और अपने हाथ अपने दोनों पैरों के बीच में दबा के वो लेट जाता है। और ये जो सपना है ये उसको बचपन से आ रहा था, लेकिन जब बचपन से ये सपना आना शुरू हुआ था तो ये बहुत धुंधला था और इस बार जब ये सपना आया तो एकदम क्रिस्टल क्लियर और रियल था, जिसमें वो अपने आप को पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व था और उसको मालूम था कि ये उसके साथ घटनाक्रम हो रहा है। और बाबा ने भी उसको ये बताया था कि ये नाइटमेयर्स आने तुमको तब बंद हो जाएंगे जब तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये सपना आ जाएगा। तो इस टाइम ये इसको क्रिस्टल क्लियर सपना आया था तो ये होप कर रहा था कि ये उसका आखिरी सपना हो और इसके बाद उसको ये सपना ना आए। और वो वेट करता है कि अब अगले दिन सुबह हो और बाबा इस पे अपनी कोई कमेंट्री करें और वो उनको ये कहानी बताए। तो अगले दिन सुबह फिर उर्वा अपनी कहानी बाबा को बता रहा होता है और बाबा कोई रिचुअल कर रहे होते हैं जिसमें 10 आधे कटे हुए कोकोनट होते हैं वो नारियल, उसको उल्टा करके वो एक एक चींटी को हर कोकोनट के नीचे ट्रैप कर देते थे, रख देते थे उसके ऊपर कोकोनट। वो एक लाइन में लगे हुए हैं और बीच बीच में वो जो एक रिचुअल फायर चल रही थी उसमें एक स्कूप बटर का डालते थे और एक कोकोनट पे भी बटर डालते थे और एक एक करके उस कोकोनट को वो खोलते थे और वो चींटी जिस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर चींटी हर कोकोनट के नीचे जाती थी उस ट्रैक को वो कुछ दूरी तक मार्क करते थे। इस तरीके से ये दिखाते हैं कि कैसे सोल, हर चींटी की सोल अलग अलग डायरेक्शन में, वो एक एक कोकोनट खोला तो अलग अलग डायरेक्शन में वो चींटी चली। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि हर चींटी की सोल अपने जीवन में किस डायरेक्शन को तय करती है, जैसे कि हमारी सोल अपना मार्ग खुद अलग तरीके का निर्धारित करती है और उस तरीके से हमारा जीवन जाता है और 10 की 10 किसी अलग ही अपने तरीके के डायरेक्शन में जा रही होती हैं। और मेहतांग कम्युनिटी में जो रिचुअल्स होते थे वो मंत्र वंत्र के कम और विजडम के ऊपर उसमें बातचीत और कॉन्वर्सेशंस ज़्यादा होते थे। तो ये रिचुअल्स हो रहे होते थे और इसके अलॉन्ग साइड जो विजडम से भरी हुई बातें होती थी उस पर डिस्कशंस होते थे। और इसी तरीके से जब वो बताता है तो बाबा काम करते करते जो रिचुअल चल रहा था उसको करते करते कहते हैं कि अब तुम कोस रहे हो मरमेड्स को, मर पीपल को तुम कोस रहे हो। तो उर्वा कहता है कि नहीं बाबा, इस बार मैंने जो दूसरा भाग था सपने का वो भी देखा। पहले मैं कोसता था कि वो जो मरमेड थी वो मुझे धोखा देके मुझको नीचे ले गई, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि मर पीपल के बारे में कि मतलब वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे खुद एक सेलर लड़की थी उसको मैंने मरमेड बनाया, तो वो मुझे पता चला कि मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो परमिशन ही लेते हैं, उसके बाद ही उस व्यक्ति को वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इसमें दूसरे व्यक्ति की परमिशन होती है। तो अगर वो सेलर गर्ल के साथ भी यही हुआ था जो मरमेड बन के मेरी डिसेंडेंट बनी थी, लेकिन जब मैंने उस पहली मरमेड का हाथ पकड़ा था तो वो मैंने अपनी मर्ज़ी से पकड़ा था, इस डिज़ायर से कि मैं उसकी हेल्प करूँ या जिस भी रीज़न से मैंने वो अपनी मर्ज़ी से किया था। तो इसलिए मैं उन लोगों को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो ये वो उर्वा बाबा को बताता है। तो बाबा एक अमेजमेंट के साथ उर्वा को देखते हैं और वो ये जान चुके होते हैं कि इसने पूरा सपना देख लिया है और ये क्रिस्टल क्लियर इस बार इसको पता चला है और ये मुझे अब बता रहा है। तो इसका मतलब यही है कि इसका अब आगे सक्सेसर बनने का महतांग ट्राइब में, कम्युनिटी में समय आ गया है। और इसका मतलब ये भी है कि मेरे रिटायरमेंट का टाइम आ गया है और इसका मतलब ये भी है कि हनुमान जी के आने का भी टाइम आ गया है। तो वो जो लास्ट थॉट उनकी रही थी कि अरे मैं कहीं
सपने तो नहीं देख रहा था कि हनुमान जी वहाँ आए थे, मैं किसी हेलुसिनेशन में तो नहीं था। तो वो बात नहीं है, वो एक्चुअली में आए थे और वो एक्चुअली में वहाँ पे थे। और फिर वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट, ऐसा लगता है जैसे कि ना उनके अंदर से एक यूफोरिक वेव, पूरी यूफोरिया की वेव उनके शरीर से गुजरती है और वो उर्वा को कहते हैं हनुमान जी आ गए, लॉर्ड हनुमान जी। और इस बार भी उर्वा को भी कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों हनुमान जी ये नहीं चाहते हैं कि मैं बाकी मेहतांग के लोगों को ये बात बताऊं और एक सेलिब्रेशन का कारण बने। लेकिन खैर उनकी लीला जो है वही हनुमान जी की, वो तो हनुमान जी ही जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर फिलहाल वो ये कहते हैं कि ये एक अच्छा डेवलपमेंट है उर्वा, कि तुमको अपना सपना क्लियर होने लगा है और अब इसकी जो मिस्ट्री है, इस मरमेड की जो कहानी है, इसकी मिस्ट्री है, ये भी तुम्हें पता चलेगी। तो कहते हैं कि हाँ मुझे ये जानना है कि इसकी मिस्ट्री क्या है, मैं इसके बारे में सब जानना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, इस दिन, आज के दिन में जब भी मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा तुमको कि मरमेड कौन है, मरमेड कौन होता है, ये कौन होती है, ये मैं तुमको आज के दिन में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने रिचुअल्स करते हुए, दिन के चर्या के काम करते हुए में, तो मेरे साथ रहना, मैं तुमको ये चीज़ दिखाऊंगा कि मरमेड कौन होता है। तो 1 घंटे बाद ये लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद ये उर्वा और उर्वा का एक बेस्ट फ्रेंड था धनुष्क, और एक बसंत काका थे वो, और बाबा, ये 4 लोग जाते हैं और हनी हंट करने के लिए निकलते हैं। तो वो लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र 3 बाहर के लोगों पे पड़ती है जो कि बिल्कुल जंगल वाले कपड़े पहनने का और पूरा वैसा गेटअप करने की उनने कोशिश कर रखी होती है, और वो तीनों अलग अलग चट्टान पे वहाँ थोड़ा दूर पे बैठे होते हैं और बाबा की उन पे नज़र जारी होती है। तो बाबा उनकी तरफ ऐसे एक अच्छे लुक में नहीं, लेकिन एक ऐसे लुक में उसको ऐसे देखते हैं कि देखो ये हैं वो 3 मरमेड। तो उर्वा कहता है कि लेकिन ये तो मरमेड नहीं लग रहे हैं बाबा, ये तो इंसान लग रहे हैं। तो बाबा एक तरीके से उसकी तरफ, उर्वा की तरफ देख के ना एक गुस्सा सा करते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो ये इंसान ही होंगे, मेरे लिए तो ये मरमेड है, मुझसे बात करना चाहते हैं, ये मरमेड है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में वो अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन उर्वा इससे परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो जानता था कि बाबा ये जानबूझ के इस तरीके, वो उससे नाराज़ नहीं है बाबा, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा फिट शो कर रहे हैं ताकि वो लोग क्या कहते हैं इतने एनकरेज फील ना करें बाबा से बात करने के लिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़, उनको हिम्मत ही ना पड़े कि बाबा से वो जाके कुछ भी बात कर सकें। तो वो जानता था कि ये उसके लिए नहीं था, उर्वा के लिए, ये बाबा के लिए था। और उर्वा को हमेशा आउटसाइडर्स जो जंगल के बाहर के लोग थे उनकी लाइफ में और इन चीज़ों में क्यूरियोसिटी तो रहती थी हमेशा से, लेकिन वो कभी भी मतलब उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले जाके अपने जंगल की टेरिटरी के बाहर जाके उन लोगों की लाइफ को, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करे। और वो भी तब जब बाबा तो उसको छोड़ने नहीं वाले थे फिर अगर वो ऐसा करता। और बाबा आउटसाइडर्स को अच्छा नहीं मानते थे, उनको ऐसा लगता था कि जो बाहर के लोग हैं ज़्यादातर वो जंगल को बर्बाद करने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी ये मरमेड का चैप्टर और भी रहता है और इसमें बहुत ही सुंदर एक मीनिंग निकलेगा इस कहानी का, जो मरमेड की कहानी थी। तो इसलिए मैं इसको अभी इस पार्ट 1 को यहीं रोकती हूँ और फिर मैं पार्ट 2 में उस कहानी के बारे में जो मरमेड की है कि उसका मीनिंग क्या था उसके बारे में बताऊंगी। और इसमें आगे उर्वा की मुलाकात हनुमान जी से होती है और एक मतलब अजीब सी घटना घटती है धनुष्क, उर्वा और बसंत काका के साथ और बाबा के साथ। इसका जो कि लगभग आप समझ लो कि जितना चैप्टर मैं अभी बता चुकी हूँ उतना ही करीब अभी और भी रहता है इसमें, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो स्टे ट्यून्ड इन और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। उसी के साथ अभी दिवाली का सीज़न आ चुका है और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। और खूब अच्छे से शॉपिंग करिए, अच्छे से सेलिब्रेशंस करिए और बहुत ज़्यादा पटाखे मत फोड़िए, बच्चों को बचा के रखिए, यही मैं बोलूँगी। क्योंकि एज ए सर्जन, मेरे पापा भी प्लास्टिक सर्जन है, तो हमारे पास छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें अनार या फिर कि ये छोटी छोटी चीज़ें हाथ में फट जाती हैं। तो छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ बड़ों के साथ ही इन फायर क्रैकर्स को उनको बच्चों को जलाने दें, अकेले में उनको ये सब कुछ भी नहीं करने दें, क्योंकि हमको अक्सर दिवाली पे ऐसे बहुत केसेस आते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वार्न कर देती हूँ। उसी के साथ टेक केयर एंड बाय।